मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, आई होप सो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज फार्माकोलॉजी। यूनिट नंबर 3 चल रहा था ऑटोक्वाइट्स, और इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोक्वाइट्स हिस्टामिन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 में सीरोटोनिन की बात करेंगे। 5-HT इसका फुल फॉर्म होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। इसके हम लोग इसको शॉर्ट बोलते हैं सीरोटोनिन। और आज की क्लास में सीरोटोनिन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्या इसका सिंथेसिस है, क्या इसका स्टोरेज है, क्या इसका रिलीज है, कहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, क्या इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, आज के इस बड़े लेक्चर में हम सारा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HT सीरोटोनिन, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन की बात करेंगे। तो सबसे पहली वाली हेडिंग इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट तो आपको सेम लिखना है कि 5HT क्या है, एक ऑटोक्वाइट्स है, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोक्वाइट। तो हम लिख सकते हैं कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन या सीरोटोनिन is autoquoids which is released from the different part of the body, ठीक है। अब ये जो सीरोटोनिन है, दूसरी बात हम करेंगे कि हिस्टामिन की तरह मिलता जुलता कंपाउंड है। ये भी बॉडी के अंदर जाके अलग अलग रिएक्शंस देगा। ये होते कहाँ पे है, ये मिलते कहाँ पे है? देखिए ये पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन बॉडी के कुछ स्पेशल पार्ट है जहां पे ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और उसमें से भी एक सबसे स्पेशल पार्ट है जहां पे ये सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जो जीआईटी है, हमारा जो जीआईटी होता है, दिस इज द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपको पता है वहां पे इंटेरोक्रोमैटिन सेल्स पाए जाते हैं। विच वन सेल? इंटेरोक्रोमैटिन सेल, अंडरलाइन कर लेना, डिवाइड है। जो आपका जीआईटी का इंटेरोक्रोमैटिन सेल होता है, उस इंटेरोक्रोमैटिन सेल से सबसे ज्यादा मात्रा में सीरोटोनिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले पॉइंट में क्या लिख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में कि द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन या सीरोटोनिन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द इंटेरोक्रोमैटिन सेल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, एंड दे आर स्टोर्ड देयर एंड रिलीज मैक्सिमम अमाउंट इन द बॉडी। इसके साथ साथ ये और कहां पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ये हमारे प्लेटलेट्स में, हमारे ब्लड के सेल्स में जो प्लेटलेट्स पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सीएनएस यानी ब्रेन में बेसिकली देखा जाए तो हाइपोथैलेमस के पार्ट में ये ज्यादा पाए जाते हैं। उसके साथ साथ हम और बात करें तो ये बोन मैरो में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जो रीजन है जहां पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हो गया, सीएनएस हो गया, बोन मैरो हो गया, और सबसे ज्यादा हमारे इंटेरोक्रोमैटिन सेल में ये पाए ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये कैसे है। सबसे पहले अच्छा, इसमें आपको लिखना क्या रहेगा, आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि द serotonin cell is maximum amount present in the GIT intracriminal cell, but it also present in the small amount in the platelets, in the CNS, hypothalamus region of the CNS and into the bone marrow। और सबसे पहली बार इसको 1951 ईस्वी में बनाया गया था। जी हाँ, आजादी के बाद। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1951। किस साइंटिस्ट ने किया था ये डिस्कवर नहीं है, आप गूगल सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, और अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये हो गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन की, कहां पाए जाते हैं, कैसे स्टोर होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बायोसिंथेसिस की, इसके स्टोरेज की और इसके रिलीज की। तो बायोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए क्योंकि ये ऑटोक्वाइट्स है, ऑटोक्वाइट्स जो केमिकल्स होते हैं वो भी प्रोटीनियस होते हैं, यानी जैसे हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। तो इसका मतलब इनका भी निर्माण किससे होगा, किसी न किसी अमीनो एसिड से बॉडी में होगा। जी हाँ, जिस अमीनो एसिड से निर्माण होता है उसको प्रिकर्सर कहते हैं, और वो है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, या हम कह सकते हैं कि द बायोसिंथेसिस ऑफ serotonin, the precursor amino acid is tryptophan. It is prepared into 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में बनता है। कैसे बनता है इसको थोड़ी सी समझिए आप बात यहाँ पे। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज द ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या है, बेंजीन रिंग के साथ ही जुड़ा है, ये रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। यहाँ पे इसके साथ CH2 CS COS NH2 ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये 2 स्टेप में बनता है, 2 स्टेप में बनता है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं, और स्टेप 1 में जो एंजाइम काम करता है वो है ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज। ध्यान समझिएगा, ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज पहले स्टेप में बनता है। तो हाइड्रोक्सिलेज का मतलब क्या होता है, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ेगा 5 पोजीशन पे। तो अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फ्रेंड। ये स्ट्रक्चर तो कॉमन सा है जो आपने अभी तक देखा है, ठीक है, ये तो कॉमन सा स्ट्रक्चर है, CH2 CH NH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा, जब हाइड्रोक्सिलेज लगाएंगे तो इस पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा।
तो अब जो ये ट्रिप्टोफान था, अब इसका नाम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली जीआईटी सेल्स के अंदर, क्रोमैटिन सेल के अंदर जो ट्रिप्टोफान पाए जाते हैं, वो ट्रिप्टोफान जो होता है एक एंजाइम होता है, वहीं पे पाया जाता है ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज। और ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज के कारण ये क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। अब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान के बाद एक स्टेप और करिए, स्टेप नंबर 2। ये भी आपको याद रखना है, कॉपी में नोट करना है फ्रेंड्स। स्टेप 2 में अब काम करेगा एंजाइम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान डीकार्बोक्सिलेज। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, एंजाइम का नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान डीकार्बोक्सिलेज। और डीकार्बोक्सिलेज नाम से लग रहा है कि CO2 ग्रुप निकलेगा, और आपको पता है CO2 ग्रुप कहां पे है, ये है COO, दिख रहा है CO2 ग्रुप। इसको रिमूव कर दो तो अब की बार जो कंपाउंड बनेगा फ्रेंड, देखिए आपके सामने है, यहाँ पे OH ग्रुप है और इसके साथ यहाँ पे ये इंट्रिंग लगा हुआ है H। ठीक है, अब क्या होगा देखो, CH2 CH और ये CO2 निकल जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा CH2 एंड दिस इज NH2 और दिस इज द सीरोटोनिन। इसको सीरोटोनिन कहते हैं या 5HT कहते हैं। ये दो स्टेप में हमने बायोसिंथेसिस आपको दिखा दिया कैसे बनते हैं। अब आप लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट्स में, 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां भी ये होते हैं, यानी कि हमारे एंडोक्रोमैटिन सेल में, प्लेटलेट के और CNS में, बोन मैरो में, हर जगह जहां पे भी ये पाए जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि 2 स्टेप में इनका बायोसिंथेसिस होता है। फर्स्ट लिखेगा पहला पॉइंट में कि इन द फर्स्ट स्टेप द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज इज कन्वर्टेड इनटू द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन द सेकंड स्टेप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 हाइड्रोक्सी डीकार्बोक्सिलेज द ट्रिप्टोफान इज कन्वर्टेड इनटू द सीरोटोनिन। और बनने के बाद क्या होते हैं, वो वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। ये इसकी बायोसिंथेसिस है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, इन सभी में से प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट में सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस नहीं होती है, बल्कि वो बनने के बाद जाके स्टोर हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट में बायोसिंथेसिस नहीं होती। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ये दूसरा एंजाइम है 5 हाइड्रोक्सी डीकार्बोक्सिलेज, ये प्लेटलेट में एब्सेंट होता है। ये जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सीरोटोनिन की स्टोरेज तो होता है प्लेटलेट में, लेकिन बायोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरा स्टेप का एंजाइम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान डीकार्बोक्सिलेज, वो प्लेटलेट में एब्सेंट होता है। इसलिए प्लेटलेट में पहला स्टेप तो बन सकता है, लेकिन दूसरा स्टेप नहीं बनेगा, इसलिए सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था बायोसिंथेसिस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है स्टोरेज। अगली हेडिंग स्टोरेज, इसमें बस 2 लाइन लिखना है। स्टोरेज में क्या लिखना है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ये जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनने के बाद क्या होते हैं, ये वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। दिस आर कॉल्ड वेसिकल्स। वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं और वेसिकल में स्टोर होने के बाद क्या करते हैं, ये अपने अलग अलग पार्ट में, जैसे कि इंट्रोक्रोमैटिन सेल में, प्लेटलेट में, सीएनएस में, बोन मैरो में, इन जगह पे जाके स्टोर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। तो क्या लिखेंगे इस हेडिंग में, हेडिंग है स्टोरेज। इसमें क्या लिखेंगे कि आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ, आफ्टर द बायोसिंथेसिस ऑफ serotonin, they are packed into the vesicles, and after packing vesicles they moved and store into the enterochromatin cell of GIT, platelet, bone marrow and CNS region। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग इसके रिलीज की। ठीक है, तो रिलीज क्या होता है, देखिए मैंने बताया था कि ये स्विगी की तरह है, जोमेटो की तरह है, जब जरूरत पड़ेगी तब ऑर्डर करेगा। जिस बॉडी पार्ट में जहां जब भी जरूरत पड़ती है, ये सीरोटोनिन वहां पे जाके रिलीज होता है। और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो ये पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये पीनियल ग्लैंड में बहुत अधिक मात्रा में वहां से रिलीज होता है। वो हार्मोन्स की तरह बिहेव करता है। जब ये पीनियल ग्लैंड अपना रिलीज करता है तो इसको सीरोटोनिन रिलीज भी कहते हैं, और वहां से वो पीनियल ग्लैंड से बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इसके अलावा बाकी इंट्रोक्रोमैटिन सेल, बाकी सेल से तो ये रिलीज होता ही। तो हम क्या लिखेंगे कि और ये कब रिलीज होता है, जब हमारे बॉडी में कोलिनर्जिक या एडिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। दोनों केस में उसके साथ ये फैसिलिटेट होता है। जब भी वो निकलेगा उसके साथ ये इसको भी अपने साथ बाहर लेके चला आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि द रिलीज ऑफ serotonin is influenced by the cholinergic and adrenergic nervous system। ठीक है, they release in the form of chemicals like proteinous chemicals from the GIT, platelet and CNS। They are mostly released in the hypothalamus region of the brain।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे आल्सो रिलीज इन द फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड विद द हेल्प विद द पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन, सो इट आल्सो वर्क्स एज हार्मोन्स इन बॉडी, हार्मोन्स की तरह सिक्रीट होके ये वहां पे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म, लिस्ट देना, बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की फ्रेंड्स, कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। देखिए आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होगा तो रिलीज होने के कुछ देर बाद ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। डीएक्टिवेट होना क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर डीएक्टिवेट नहीं होगा, ये पर्टिकुलर रिसेप्टर से लगातार बाइंड रहेगा तो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी कर सकता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को रिमूव करना, इसका डीएक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इसमें एक होता है आपका मेथाइलेशन, एक स्टेप है हमारा मेथाइलेशन, मेथाइलेशन करके हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, और जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा और इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो जब मेथाइलेशन कराते हैं फ्रेंड तो क्या बनता है, आपको मैं 2-3 स्टेप दिखा रहा हूं, आप अलग अलग बना लीजिएगा। देखिए ये OH है, स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, CH2 NH2। देखिए जब मेथाइलेशन कराएंगे तो ये H वाला ग्रुप हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेथाइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन या मेथिल सीरोटोनिन। तो अब क्या है कि सीरोटोनिन की जगह जब मेथाइलेशन कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी है, जिससे एंजाइम होता है माओ, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन जब करेगा तो यहाँ से इस ग्रुप को रिमूव करेगा, NH2 ग्रुप को। देखिए OH है, दिस इज H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2COOH, ठीक है, CH2COH नहीं, यहाँ पे CH2CHO बन जाएगा, C+1OH। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बन गया हमारा ट्रिप्टोफान एल्डिहाइड, ठीक है, ट्रिप्टोफान एल्डिहाइड बन गया। ये भी क्या है, एक तरह से एक तीसरा स्टेप भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम अगर इसका रिडक्शन ऑक्सीड वो हाइड्रोक्सिलेशन या रिडक्शन करा दे तो सेम कंपाउंड के साथ यहाँ पे जो NH2 था वो लास्ट में COOH बन जाएगा, यानी ट्रिप्टोफान एसिटिक एसिड बन जाएगा। यानी ये सब क्या है, ये सब मेटाबॉलिज्म है, यानी कैसे हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहे हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, जिससे कि हमारा ड्रग का एक्शन खत्म हो जाए। तो हेडिंग है मेटाबॉलिज्म, इसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि मेटाबॉलिज्म इज नेसेसरी फॉर द डीएक्टिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफान सीरोटोनिन टू अवॉइड द साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। दे कैन बी परफॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड्स, बाय मेथाइलेशन, बाय मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम एंटर, बाय हाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। और ये 2-3 रिएक्शन हमें बना के लिख देंगे कैसे हम लोग इसको रीचेंज कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड थोड़ा कि स्टोरेज, रिलीज और मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करेंगे इसके रिसेप्टर और फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे, चलिए देखते हैं। बात करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सेरोटोनिन की, सेरोटोनिन की बॉडी में कहां, क्योंकि आपको पता है ये ऑटोकाइट से बॉडी में रिलीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ असर देगा, या प्लस या माइनस। देखिए सेरोटोनिन जो है मैक्सिमम अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो नुकसानदायक है। ये हमारी बॉडी में जहां पे भी मिलते हैं, जहां भी बाइंड होते हैं, जहां भी एक्शन देते हैं, बहुत कम चांसेस है कि अच्छा हो, बाकी लगभग उसका काम बुरा ही है। तो सेरोटोनिन के काम सारे लगभग बुरे हैं, तो उसको देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कहां-कहां ये असर करते हैं। बेसिकली ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हार्ट में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में, जीआईटी में और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड वाले पार्ट में अपना कुछ ना कुछ असर दिखाते हैं। तो चलिए फार्माकोलॉजी में डालिए पहली हेडिंग एक्शन इन सीएनएस। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा असर दिखाते हैं, देखिए बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह रिलीज होते हैं, जिसको हम अलग से सेरोटोनिनर्जिक सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे आप एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़े हैं, कोइनर्जिक सिस्टम पढ़े हैं, तो क्योंकि ये हमारे ब्रेन में सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको सेरोटोनिनर्जिक सिस्टम भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली डिप्रेशन इफेक्ट कॉज करता है। अगर ये हमारे सीएनएस में रिलीज हो रहा है तो ये बाकी और जितने भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उसके रिलीज को रोकता है, और ये क्या करता है, डिप्रेशन कॉज करता है। किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन कॉज कर सकता है, इसलिए हमें उसे एंटी डिप्रेशन ड्रग देना पड़ता है। जैसे कि ये स्लीप, थॉट, मूड, बिहेवियर और मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरोटोनिन इज रिलीज्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, सो इट इज कैन बी स्टडीड अंडर द सेरोटोनिनर्जिक नर्वस सिस्टम या सेरोटोनिनर्जिक ट्रांस सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इट causes the depression because they inhibit the release of other neurotransmitter. They can create other kinds of problems in brain like sleep, thought, mood change, behavioral change and mental illness. इतना ही आपको लिखना है।
दूसरी बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीरियस में यानी हार्ट में इसका क्या दिक्कत है, तो ये हार्ट में दो तरीके से असर करता है, एक डायरेक्ट और रिफ्लेक्स। डायरेक्ट मसल के साथ काम करके, रिफ्लेक्स एक्शन को काम करके। रिफ्लेक्स में क्या करता है कि ये नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। ध्यान समझिएगा, जब भी ये सीरियस में ये हार्ट में रिलीज होगा, ये वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा, ये नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ा देगा, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल सिकुड़ेगा, इसके साथ साथ ट्रैकिकार्डिया होगा। ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक की तरह काम करता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगा और आपके हार्ट बीट को भी बढ़ा देगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन हार्ट सेरोटोनिन वर्क्स एज बोथ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन रिफ्लेक्स एक्शन दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन व्हिच कॉजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड टैकीकार्डिया। दे आल्सो बिहेव एज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, अगली हेडिंग है तीसरा रिस्पायरेटरी इफेक्ट। ये रिस्पायरेशन में क्या इफेक्ट करता है, तो रिस्पायरेशन क्या करेगा, ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, रिस्पायरेटरी रेट वॉल्यूम को बढ़ा देता है, लेकिन ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी, जिससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कि इन रिस्पायरेटरी सिस्टम दे इंक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट वॉल्यूम, they also act on the bronchial smooth muscle and after vasoconstriction of bronchial smooth muscle they causes asthmatic problem। ठीक है, सारे नुकसान ही नुकसान है। जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में क्योंकि आपको पता है कि ये इंटेरोक्रोमैफिन सेल से रिलीज होता है, तो क्या करता है, जो जीआईटी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है फूड का, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के रेट को कई गुना बढ़ा देगा, ताकि खाना जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है इसके रिलीज से पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दे बेसिकली इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बट लॉन्ग टर्म रिलीज दे कैन कॉज द पेप्टिक अल्सर। ठीक है, बाकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या काम है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये रिफ्लेक्स एक्शन को इंक्रीज करेगा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को डिक्रीज कर सकता है, साइवा का सिक्रीशन घट जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन घट जाएगा, उसके सिक्रीशन को ये घटाने का काम करता है। तो दे अल्टर द रिफ्लेक्स एक्शन एंड डिक्रीज द सिक्रीटरी एक्शंस ऑफ पेप्सिन या सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज, टीयर्स रिलीज, रेक्लाइमर रिलीज। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ हार्मोन्स के रिलीज को ये बढ़ा देता है। ठीक है, दे कैन इंक्रीज द इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ सम हार्मोन्स लाइक एसीटीएच एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीएल प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड जीएच ग्रोथ हार्मोन। इतने हार्मोन्स के रिलीज को ये बढ़ा देता है। तो ये है फ्रेंड मोटा मोटा कि व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल ऑफ सेरोटोनिन। अब हम बात करेंगे कि सेरोटोनिन किस रिसेप्टर से बाइंड करता है और कितने प्रकार के रिसेप्टर कहां-कहां हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो अगली हेडिंग है सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो सेरोटोनिन के बेसिकली तीन रिसेप्टर होते हैं फ्रेंड, 5HT1, 5HT2 एंड 5HT3। ये नाम सही, आपको नाम याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 5HT1 जो रिसेप्टर होते हैं मेरे दोस्त, ये दो जगह पे होते हैं, सेंट्रल सिस्टम में भी होते हैं और पेरिफेरल में भी होते हैं। और बेसिकली पेरिफेरल में ये रिलीज जब होते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को घटाते हैं। मैंने तभी कहा ना, जब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज घटेगा तभी डिप्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बेसिकली ब्रेन में ये 5HT1 रिसेप्टर पाया जाता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को घटाता है। ठीक है, बस ऐसे लिख लीजिएगा, 5HT1 receptor is present centrally and peripherally. Basically it is present in the brain and it decrease the release of neurotransmitter. दूसरा है 5HT2 रिसेप्टर, ये स्मूथ मसल में पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। जब ये प्लेटलेट्स में होते हैं तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है। तो स्मूथ मसल दे आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल एंड प्लेटलेट्स। और 5HT रिसेप्टर होते हैं जितने भी आयोनिक चैनल होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जितने भी आयोनिक चैनल होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं वहां पाए जाते हैं, जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर में, गाबा रिसेप्टर में, ग्लाइसिन चैनल में। तो इन सभी जगह पर बेसिकली 5HT रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो दे आर दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट बेसिकली इन आयन चैनल्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर एंड ग्लाइसिन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया फ्रेंड्स सेरोटोनिन रिसेप्टर। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो सेरोटोनिन की एगोनिस्ट होती हैं और कौन कौन सी दवाएं हैं जो सेरोटोनिन की एंटागोनिस्ट होती हैं। तो हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने की इसको नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल पूछेगा नहीं। पूछता आपसे बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज और रिसेप्टर है, फार्माकोलॉजी है, बाकी ड्रग के बारे में बहुत कम पूछता है। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग का नाम लिखना है बस। ठीक है।